आपने अब तक प्यार में धोखे की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, मगर आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। भले ही आज ये कहानी गुमनामी में है, मगर एक समय इस केस ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इस केस को तब का केएम नानावती केस भी करार दिया गया था। ये पूरी कहानी लखनऊ के एक डॉक्टर हरिओम गौतम तथा लखनऊ के एक बेहद ही रईस घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की शमीम रहमानी की है। वही शमीम रहमानी जिसकी खूबसूरती की चर्चा उन दिनों पूरे लखनऊ में होती थी। तो आखिर डॉक्टर हरिओम गौतम तथा शमीम रहमानी का क्या रिश्ता था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तब यह केस इतना बड़ा बन गया था कि कई विदेशी मीडिया खास तौर से इस केस को कवर करने के लिए लखनऊ तक आई थी। इसके अलावा पूरे देश की मीडिया बस इसी केस के बारे में बातें करती थी। यकीन मानिए, इस केस की सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले अजीजुर रहमान को अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है। अजीजुर रहमान कभी लखीमपुर खेरी के तालुकदार हुआ करते थे तथा इनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीजुर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल ही लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ इनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है। इस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 33 साल थी। समय के साथ अजीजुर रहमान की तबीयत ठीक होती है और 10 दिनों के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मगर इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल अजीजुर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। दोनों बेटे उन दिनों व्यापार और पॉलिटिक्स में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफी अच्छा कर रही थी। 22 साल की बेटी का नाम शमीम रहमानी था। जब अजीजुर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पिता से मिलने परिवार वालों के साथ एक दिन शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल आती हैं। यहां आते ही अजीजुर रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नजर शमीम रहमानी पर पड़ती है। पहली ही नजर में डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी को पसंद करने लगते हैं। गौतम भी काफी हैंडसम था, ऊपर से डॉक्टर भी, इसलिए शमीम रहमानी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती है, मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक लव अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इस लव अफेयर की शुरुआत से होता यह है कि जहां पहले डॉक्टर गौतम दिन में एक बार मरीज को देखने आते थे, वो कई बार आने लगते हैं और पिता की खिदमत के नाम पर शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ही ज्यादा समय बिताने लगती है। जब 10 दिन बाद अजीजुर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो लखीमपुर खेरी लेन स्थित एक घर में रहने चले आते हैं। चूंकि अजीजुर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में थे, इसलिए अब डॉक्टर गौतम रोज इनका हालचाल लेने इनके घर पर ही आने लगते हैं। दुनिया की नजरों में डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान का हालचाल लेने आता था, मगर असल में वो शमीम रहमानी से मिलने के लिए आता था। हालात तो यहां तक आ जाते हैं कि एक ही दिन में कई बार डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान से मिलने आने लगते हैं। घर में जवान बेटी की मौजूदगी और डॉक्टर का इतना ज्यादा आना जाना भले ही घर वालों को नॉर्मल लगता है, मगर आस पड़ोस और शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना ज्यादा आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहता है। रोज रोज के आने जाने से होता यह है कि डॉक्टर गौतम और शमीम रहमानी एक दूसरे के लिए पागल जैसे हो जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और इन दोनों का प्यार और भी गहरा होता जाता है। भले ही इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, मगर एक चीज थी जो इन दोनों के प्यार के आड़े आ रही थी, और वो थी इन दोनों का धर्म। मगर बाद में मिले पत्र से खुलासा होता है कि डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर शमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत जाता है। शमीम बीएससी की डिग्री हासिल कर लेती है
इसी बीच कुछ ऐसी चीजों का खुलासा होता है जिसके लिए शायद शमीम रहमानी तैयार नहीं थी। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से शादीशुदा हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। इस बात के खुलासे के बाद शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का काफी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा और फिर धर्म बदलने के बाद उसी से शादी कर लेगा। इस वादे के बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते हैं, मगर सब कुछ लंबे समय तक सामान्य नहीं रह पाता है, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम के एक अलग रूप का खुलासा होता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिल फेक किस्म का इंसान भी था। वो अक्सर अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घरों में घूमना, रेस्टोरेंट और होटल में जाना इसके लिए आम बात थी। इस बात की जानकारी शमीम रहमानी को भी हो जाती है और इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा, मगर गौतम इन आदतों को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सकता था। इसलिए डॉक्टर गौतम अब अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफर को भी रुकवा लेता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में ही काम करता रहता है। कुछ दावों के मुताबिक गौतम का यह ट्रांसफर रुकवाने में शमीम रहमानी ने ही अपने पिता और भाई के रसूख का इस्तेमाल किया था। इस तरह लगभग 2 साल बीत जाते हैं और शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम का लव अफेयर यूं ही चलता रहता है। समय जरूर बदल रहा था, मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदलता है। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से शमीम रहमानी तक समय समय पर पहुंचती रहती है। शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम की यह हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और एक दिन 1968 के जनवरी महीने में लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में सरेआम थप्पड़ जड़ देती हैं। यहां लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मगर चीजें फिर से संभलती हैं तथा दोनों का मिलना जुलना और उठना बैठना जारी रहता है। गौतम रहमानी को अपने स्कूटर से भी घुमाने लगता है। कुछ महीनों तक तो इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक चलता है, मगर 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्ते में फिर से तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल शमीम रहमानी के भाई आमिर अहमद का नौकर गणेश शमीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपनी स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वो किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब शमीम रहमानी ये सुनती हैं कि डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले दिन यानी 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है और फिर दोनों में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से वो शमीम रहमानी के घर आता है। यहां इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अब लगने लगता है कि शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। शमीम रहमानी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मान भी जाती हैं, मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है तो शमीम रहमानी पीछे से उसे आवाज देती हैं और कहती हैं कि कल मुझे कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म भरना है, मेरी मदद करने के लिए तुम कल आखिरी बार आ जाना, उसके बाद तुम चाहो तो कभी मत आना। शमीम रहमानी की ये बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भर देता है। इसके बाद वो यहां से निकलकर अपने हॉस्पिटल जाता है। यहां जरूरी काम खत्म करने के बाद अपने आला अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताता है कि उसे जरूरी काम से सिविल हॉस्पिटल जाना है। दरअसल पहली बार तो डॉक्टर गौतम ने अपना ट्रांसफर किसी तरह रुकवा लिया था, मगर जब शमीम रहमानी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ने लगता है तो वो जानबूझकर अपना ट्रांसफर बलरामपुर हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल में करवा लेता है और वो इसी ट्रांसफर से जुड़ी कागजी कार्यवाही करने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाने की बात कहकर बलरामपुर हॉस्पिटल से निकल जाता है। हालांकि वो सिविल हॉस्पिटल जाने की बजाय रात के लगभग 10:30 बजे शमीम रहमानी के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही शमीम रहमानी घर से बाहर निकलती हैं और हवेली का पश्चिमी दरवाजा खोलती हैं जो ड्राइंग रूम से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम से पूर्व की ओर शमीम रहमानी का कमरा था,
जबकि ड्राइंग रूम से पश्चिम की तरफ एक और कमरा था जिसमें शमीम रहमानी के परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। शमीम रहमानी द्वारा दरवाजा खोलते ही डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है और यहीं पर शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती रहती है। ये बातचीत बहुत सामान्य नहीं थी क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर सोए घर के नौकर तक भी जा रही थी। इसी बहसबाजी के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे पर सोए पड़ोसी कालिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज आती है। इसके अलावा इनका रामकृष्णा त्रिपाठी नाम का एक नौकर भी था जो गोली की आवाज सुनते ही भागते हुए ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में आते ही वो देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हुए हैं। उसके शरीर का आधा हिस्सा कमरे में है जबकि आधा हिस्सा ड्राइंग रूम में है। रामकृष्ण त्रिपाठी ये भी देखता है कि शमीम रहमानी अपने दाहिने हाथ में बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रही हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी के बाद घर का एक सदस्य शमीम रहमानी के भाई आमिर अहमद के घर पर साइकिल से भागते हुए जाता है और डॉक्टर गौतम के मरने की जानकारी उसे देता है। इसके बाद वो पास के कैसरबाग कोतवाली में जाता है और रात के लगभग 1:30 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है। क्योंकि ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने का मामला था, इसलिए पुलिस वाले बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। जब शमीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। शमीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती हैं कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। एक तरफ एक गवाह का बयान था कि गोली चलाते तो किसी को नहीं देखा, मगर गोली चलने के बाद उसने बंदूक शमीम रहमानी के हाथ में देखी थी। दूसरी तरफ शमीम रहमानी कहती हैं कि गोली उसने नहीं चलाई। तो अब सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। अब यहां पर इस केस में एंट्री होती है शमीम रहमानी के कजन ब्रदर इकबाल उद्दीन खान की। गोली की आवाज आने के बाद घर में जो दूसरे व्यक्ति को देखा गया था वो इकबाल खान ही था। इकबाल खान शमीम रहमानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो शादी भी करना चाहता था, मगर शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसी ने डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शमीम रहमानी के परिवार वाले भी इकबाल को ही मुल्जिम बताते हैं। मतलब पुलिस के पास अब डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट थे, मगर समस्या ये थी कि पुलिस के पास किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता फिजिकल एविडेंस नहीं थे। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की थी और दावा किया था कि उसी बंदूक से गोली चलाई गई है, फोरेंसिक जांच में सामने आता है कि काफी समय से उस बंदूक से कोई गोली चली ही नहीं है। ऊपर से उस बंदूक के ट्रिगर पर ना तो शमीम रहमानी का फिंगरप्रिंट था और ना ही इकबाल का। अब पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस ने शमीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि शमीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमजोर सबूत इकट्ठा करने का भी आरोप लगता है। कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो पाता है कि गोली शमीम के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक केस की सुनवाई चलती रहती है। मामला सबसे पहले निचली अदालत में पेश किया जाता है और फिर लखनऊ हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। यहां से मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है। यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज करीब से सुनने वाले लोगों में कालिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली थी तो कालिका प्रसाद शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कालिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज के तुरंत बाद वो एक आवाज सुनता है जो संभवतः शमीम रहमानी की ही आवाज थी। शमीम रहमानी अपनी मां से कहती हुई सुनाई देती हैं कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया है। कालिका प्रसाद आगे ये भी बयान देता है कि थोड़ी देर बाद शमीम रहमानी को ये कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती हूं।
कोर्ट रहमानी के इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक अहम सबूत मानता है तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में यह भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहां पर 20 से 25 मिनट तक दोनों में लड़ाई होती रहती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है, तभी एक बार फिर से शमीम रहमानी उसे आवाज देकर अंदर बुलाती हैं। जैसे ही डॉक्टर गौतम अंदर आता है, शमीम रहमानी एक गोली उसकी तरफ चलाती हैं, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो दोबारा जैसे ही खड़ा होता है, शमीम रहमानी दूसरी गोली चला देती हैं, जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं पर गिर जाता है और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद शमीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है, मगर कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर चेन्ना रेड्डी द्वारा शमीम रहमानी को माफी दे दी जाती है और उम्र कैद की सजा पाने वाली शमीम रहमानी महज 2 साल जेल में बिताकर वापस आ जाती हैं। कमाल की बात तो यह थी कि एक तरफ राज्यपाल ने खुद शमीम रहमानी को माफी दे दी थी, ऊपर से तब के कई तत्कालीन सांसद ने शमीम रहमानी को माफी देने की मांग की थी। कथित तौर पर जेल से बाहर आने के बाद शमीम रहमानी के पास बॉलीवुड में काम करने की कई ऑफर आते हैं, मगर शमीम रहमानी ने उन ऑफर्स को ठुकरा दिया और जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ को छोड़कर दिल्ली चली गईं और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। इस केस की सुनवाई के दौरान भी माहौल लगभग वैसा ही बन गया था जैसा के.एम. नानावती केस की सुनवाई के दौरान देखने को मिला था। केस की सुनवाई के दौरान अक्सर काफी भीड़ लग जाती थी। अखबारों में भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर किया जाता था। इसके अलावा विदेशी मीडिया ने भी इस केस में खूब इंटरेस्ट लिया था। लंबे अरसे तक शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के प्यार के किस्से लखनऊ में चर्चा में रहे थे, मगर समय के साथ इस केस की चर्चा भी खत्म होती गई। दोस्तों, आपने कभी इस केस के बारे में पहले सुना था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।